हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया हुआ है DEC थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर हमने कर चुके हैं और हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा जो कि अर्ली चाइल्डहुड को किन किन पर्सन्स ने उनके रिलेटेड थ्योरीज दी हैं उसको हम आज करेंगे। तो इसके रिलेटेड हमें जिन्होंने थ्योरीज दी हैं वो है कॉमनियस, रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबल, मैंटेसरी एट्सेट्रा। तो इन सब का क्या था, ये प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा में अपना योगदान दे रहे थे। इन्होंने उसके रिलेटेड अपनी कुछ बातें या अपने विचार बताए। सबसे पहले है हमारे पास जॉन एम्स कॉमनियस। तो ये पर्सन क्या था, ये 16वीं और 17वीं सदी में एक वैज्ञानिक की भावना लेकर सबसे प्रथम शिक्षावादी में से कह सकते हैं है। इनका विचार था कि लड़के जो हैं एक आतंक का स्कूल है या दिमाग का कसाई घर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये वर्डिंग किसने कही। तो इसका हमने अच्छी तरह से याद रखना है कि लड़कों के लिए आतंक और दिमाग का कसाई घर जॉन एमस ने कहा था। उन्होंने कहा कि आप ठीक है, बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो आप उनको सज़ा दीजिए, लेकिन अगर टीचर पहले काम के प्रति ही बच्चों में अपना विश्वास, अपना प्यार, अपनी समझ स्थापित नहीं कर सकता तो उसे दंड देने का भी अधिकार नहीं है। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, द ग्रेट डिटेक्टिव नामक की बुक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने शिक्षा से संबंधित बच्चों के लिए उद्देश्य, पाठ्यचर्चा, पाठ्यपुस्तक आदि का बारे में बताया। उनके शैक्षणिक दर्शन के मूल विचार क्या थे, उनके 3-4 हिस्सों में बच्चे की वृद्धि को उन्होंने बताया। पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। उन्होंने इन 4 हिस्सों में बच्चे को बांटा है कि बच्चे की वृद्धि जो है 0 से 6 साल के बीच में होनी शुरू हो जाती है। बच्चा जब माँ की गोद में होता है तब से ही उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। श्रवण करना, ध्वनि को पहचानना, दृष्टि देखना इधर उधर कि सबसे पहले बच्चे का पढ़ाई वहीं से शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा है कि स्कूल में पढ़ाई के घंटे कम किए जाएं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का समय दिया जाए, बच्चों को बेहतर शारीरिक विकास किया जाए ताकि बच्चों पे किसी प्रकार का कोई दबाव ना रहे, वो तनाव रहित अपने अध्ययन को कर सकें। उन्होंने बच्चों के लिए विचारों में बच्चों को आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष कहानियाँ सुनानी चाहिए। उन्होंने जो अपनी पुस्तकें दी उनमें से एक पुस्तक और है, द वर्ल्ड इन पिक्चर्स, क्योंकि बच्चों को चित्र बहुत पसंद होते हैं तो उन्होंने बच्चों के लिए चित्रों वाली पुस्तक भी लिखी। उनके जो मूल सिद्धांत थे उनके पे बेस थे। बच्चों का मूल स्वभाव, इसको जानना, इंद्रियों के माध्यम से सीखने की अनिवार्यता, क्यों सीखना ज़रूरी है, बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार अध्यापन सामग्री का निर्माण किया जाए, बच्चों पे व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसको समझा जाए, बच्चों को उत्प्रेरित करने वाले प्रयोजन को समझना कि कैसे बच्चे को हम मोटिवेट कर सकते हैं, सकारात्मक अनुशासन हो, मीन्स पॉजिटिव डिसिप्लिन हो, और स्कूली कार्य का जीवन से संबंध हो, मीन्स स्कूली कार्य ऐसा ना हो जस्ट वो ठीक है फॉर्मेलिटी है, वो जीवन से संबंधित विषय हो। तो इस प्रकार इस पर्सन का विचार था कि बच्चे को स्ट्रेस फ्री स्टडी देनी चाहिए, उसको खुले वातावरण में जीना देना चाहिए, उसके अनुसार उसको स्टडी करनी चाहिए और बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे जो विज्ञान थे इसके रिलेटेड वो थे जॉन जॉक्स रूसो। वो 1712 ईस्वी से 1798 यानी कि 98 उनका टाइम पीरियड है। रूसो का जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और उन्हें नेचुरलिज्म पर, चाइल्डहुड क्या है, प्रकृतिवाद कहलाता है, उन्होंने शिक्षा के आंदोलन को शुरुआत की जो प्रकृतिवाद कहलाता है। उन्होंने यही कहा कि बच्चे को आप खुले वातावरण में जीने दो, उन्हें एक बंद कमरे में रख कर नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हें खुला वातावरण दो। उन्होंने ब्लैंक स्लेट्स कहा है, जैसे हमने पहले भी अपने ETT BEd वगैरह में पढ़ा है कि बच्चा कोरी स्लेट है, जो चाहोगे आप उस पर लिख सकते हो। तो बच्चे को जैसा आप बनाओगे बच्चा वैसा बनेगा। उन्होंने बच्चे को लघु वयस्क के रूप में देखा, मीन्स मिनिएचर एडल्ट्स। उन्होंने व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से देखा, प्रकृति की ओर वापसी बच्चे की आदर्श दिया। उन्होंने एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक की पुस्तक भी लिखी जिनमें शिक्षा संबंधी दर्शन का वर्णन है, मीन्स उन्होंने किस तरह उस बुक में बच्चों को कैसे शिक्षा देनी ज़रूरी है इसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने किस बात पे फोकस किया, उन्होंने किया कि बच्चे को एक्टिव बनाओ, क्रियाशील प्राणी है तो उसको एक्टिव बनाओ, उसको लर्निंग बाय डूइंग,
मीन कुछ करके वो सीखें, खोज द्वारा सीखना, इस बात पे उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस दिया। उन्होंने बच्चे के इंटरफेरेंस पर भी बात की। विकासशील परिवर्तनों के स्वाभाविक अनुक्रम को विकृत कर देता है। उन्होंने कहा है कि मानव जिस बच्चे का पालन पोषण करता है वह निश्चित रूप से उस बच्चे से निकट होता है जिसका लालन पालन प्रकृति करती है। मीन्स अगर आप बच्चे को एक खुले वातावरण में जीने दोगे तो बच्चा उन बच्चों से ज़्यादा अच्छी तरह डेवलप होगा जो एक बंद वातावरण में अपने आप को विचर रहे हैं। तो उन्होंने मेक्स गेम एंड एजुकेशन ए गेम, उन्होंने कहा है कि गेम पढ़ाई है और पढ़ाई गेम है। कि इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कहा है बच्चे को खेल खेल में खुद अपने विचार, अपनी कुछ इमेजिनेशन को सामने लाने दीजिए। देन उन्होंने कहा है कि बच्चे को बच्चे ही रहने दो। मीन्स उसको इतना भी ज़्यादा आप मैच्योर मत बनाओ कि बेटा ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करते होते, ऐसे करते होते। मीन्स अपनी जो है रूल्स उस पर नहीं थोपने चाहिए, बच्चे को बच्चे ही रहने देने चाहिए। सीखने का लक्ष्य होना चाहिए कि शिक्षण वैसे को पसंद है, रुचियों को बच्चे पे नहीं थोपना चाहिए कि जो पेरेंट्स को या टीचर्स को पसंद है वैसे ही बच्चे को बनाओ। बच्चे को खुद भी एक डेवलप होने दो, मे भी उसमें भी एक न्यू इनोवेशन क्रिएट करने की कैपेसिटी हो। तो उन्होंने कहा है स्वतंत्रता की कल्पना हो, वृद्धि का विकास हो, सीखने में उत्प्रेरण की मूल्य और सीखने में बच्चे की अपनी सक्रिय भागीदारी रूसो द्वारा सुझाई गई है। तो रूसो के बाद अब हमारे पास आता है जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी। थर्ड हमारे पास है जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी। और उन्होंने किस बात पे जोर दिया? अनाथालय प्रारंभ किया। ये एक ज्यूरिक नामक स्थान में, पेस्टोलॉजी का जन्म स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिक नाम स्थान पे हुआ। और उन्होंने बर्टोफ और मुनचैन बुक में एक अनाथालय प्रारंभ किया। अनाथालय में क्या था कि बच्चे उसमें वो आते थे जिनके माँ बाप किसी वजह से मृत्यु हो चुकी है, तो वहाँ पे एक टीचर रखा जाता था जो कि बच्चों को खूब अच्छी तरह से देखभाल करे। उन्होंने स्थापना की, उन्होंने अपने विचारों को आजमाया और उन्होंने एक माताओं के लिए हाउ ग्रेटिट्यूड टीचर्स हर चिल्ड्रन, कि कैसे ग्रेटिट्यूड टीचर्स अपने बच्चों को सिखाएंगे। पेस्टोलॉजी के शिक्षा दर्शन के प्रमुख पहलू क्या हैं? नैतिकता, बौद्धिकता और शारीरिक, मीन्स इन चीज़ों के विकास पे उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे की शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे को अध्यापन में अवलोकन करना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि तरीके अपनाने चाहिए। पहले बच्चे को आप इमेजिनेशन करो, उसको पहले देखो, अवलोकन करो कि बच्चा क्या पसंद करता है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने विषय या अपना एक प्लान बनाइए। माँ की भूमिका पे उन्होंने बल दिया। बाकी जो हमने दो किए उन्होंने बच्चे पे बल दिया, लेकिन इन्होंने क्या है, माँ की भूमिका पे भी बल दिया। उन्होंने कहा है कि बच्चे को पढ़ाने के कार्य अनिवार्य रूप से माँ के साथ प्रारंभ हो जाता है। क्यों? सबसे पहले बच्चे की क्लोज कौन होती है? माँ। तो माँ से बच्चा सबसे पहले सीखना शुरू करता है, सबसे पहले टीचर उसकी माँ होती है। उन्होंने खेलों के उच्च महत्व को बल दिया। उन्होंने वस्तुओं को बहुतांत प्रयोग किया। मीन्स एक वस्तु को बच्चा कितनी तरह से यूज़ कर सकता है ये बच्चे पे निर्भर है। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे को आपने कुछ सिखाना है तो उसके लिए ड्राइंग, नक्शे, एल्बम तैयार करके भी उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे आपने बच्चों को अलग अलग लीव्स के बारे में बताना है तो आप लीव्स के कलेक्ट करके उनकी एल्बम तैयार कर सकते हो। आपने बच्चे को कोई जल के बारे में, मछली के बारे में बताना है, उसको आप ड्राइंग करवा के बता सकते हो। आपने फल के बारे में बताना है तो अलग अलग तरह के फल डिज़ाइन करके आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो। तो उन्होंने प्रकृति से शिक्षा के लिए कहा, उन्होंने कहा सेल्फ कंट्रोल, बच्चे को स्वयं नियंत्रण और मार्गदर्शन करना चाहिए। बच्चे को कैसे अपने आप को आपने सेल्फ कंट्रोल करना है अपने आप को। उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा पे बल दिया। इस तरह से उनके अंतर्गत खेलों और वस्तुएं क्रियाल पर बल दिया। उन्होंने भी यही कहा कि बच्चे को खेलों से पढ़ाना चाहिए, वस्तुओं को प्रयोग करके बच्चे को अच्छा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फ्रेडरिच विलियम अगस्ट फ्रॉबेल। ये 1782 से 1852 तक का इनका पीरियड है। और उन्होंने एक किंडरगार्टन पद्धति की स्थापना की। उन्होंने क्या कहा था इसमें कि 3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई और इसी दौरान उनके मन में किंडरगार्टन का विचार उत्पन्न हुआ। कि इससे क्या हुआ, उन्होंने कि उनको लगा कि अगर मैं बच्चों को प्ले गिफ्ट्स, खेल गीत यानी कि प्ले गेम्स या प्ले सॉन्ग्स उसके द्वारा पढ़ाया जाए तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। इसलिए उन्होंने ब्लैकबर्ग में प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना की। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने
कब किंडरगार्टन की स्थापना की, या किंडरगार्टन की स्थापना किस पर्सन ने की और कहाँ की। तो ये क्वेश्चन बनता है, उन्होंने ब्लैकनबर्ग में प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना की। किसने? फ्रेडरिच ने। फिर उसके बाद उन्होंने प्ले गिफ्ट्स विकसित किए, डिब्बों में पैक होते थे और उन पर प्रयोग संबंधी निर्देश मुद्रित होते थे। प्ले सॉन्ग्स को भी लिखा चित्रित किया, जैसे कि राइम्स भी हो सकती हैं। फिर 1826 में फ्रोबल ने क्या किया, द एजुकेशन ऑफ मैन नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने क्या कहा, बच्चे के मस्तिष्क को एक जीवित खंड के रूप में देखा जाए, जिसमें सौहार्दपूर्ण एकता उत्पन्न करने के लिए सभी हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं। इट्स मीन द ट्रू मेथड कंसिस्ट इन कंसिडरिंग द माइंड ऑफ द चाइल्ड एज अ लिविंग होल in which all the parts work together to produce harmonious unity। means दिमाग एक लिविंग है, वो सारे पार्ट्स को संयोज कर उनको मिलाकर एक काम करता है, जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे एकता उन्होंने बना रखी है, मिलकर काम करते हैं। फ्रोबल के और भी बुक्स थी, जैसे कि एजुकेशन ऑफ मैन, पेडागोजी ऑफ किंडरगार्टन, एजुकेशन बाय डेवलपमेंट, मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग। तो उन्होंने सॉन्ग्स और प्ले गिफ्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया। उनकी कल्पनाएं मीन्स क्या थी, उनके क्या बातें उन्होंने मेन कही। उनका मेन विचार था, बाल्यावस्था एक अवस्था नहीं है जिसमें बच्चा व्यासंग के लिए तैयार करते हैं, परंतु इसका अपने आप में मूल्य होता है, इसकी अपनी निजी सृजनात्मकता होती है। मीन्स बच्चे को आप सिखा रहे हो तो कुछ उसको बनाने के लिए नहीं सिखा रहे हो, बल्कि एक कुछ उसमें नया भी डालने की कोशिश कर रहे हो आप। तो क्या है कि प्रकृति में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वयस्कों को स्वयं को उच्च मानने और बाल्यावस्था के प्राकृतिक विकास में दखल नहीं देनी चाहिए। इट्स मीन कि बच्चा जैसे नेचुरल डेवलप हो रहा है उसको वैसे ही डेवलप होने दिया जाए, क्योंकि अगर जो इस पीरियड में बच्चा डेवलप हो जाएगा वो सारी उम्र नहीं आप उसको उस तरह से डेवलप कर सकते। तो फ्रोबल मानते थे कि बच्चे की वृद्धि और विकास एक आंतरिक शक्ति द्वारा निर्देशित होता है। मीन्स बच्चे को सर्व प्रेरित किया जाए। इस संस्था का प्रथम नियम क्या है, बच्चे की अपनी क्रिया शिक्षा का प्रमुख साधन है। मीन्स बच्चा खुद जो कर रहा है उसको वैसे ही करने दिया जाए। खेल बच्चे के विकास के लिए एक अनिवार्य कारक है। उन्होंने कहा कि विश्राम के साथ साथ एकाग्रता, स्वतंत्रता के साथ लक्ष्य, स्वतंत्रता के साथ नियम को जोड़ता है। बच्चे के लिए खेल उतना ही नैतिक है जितना वयस्क के लिए काम के प्रति निष्ठा, क्योंकि जैसे हम अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, बच्चा अपने खेल को इम्पोर्टेंस देता है, उसको खेल खेलने में अच्छा लगता है। तो उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा बच्चे की प्रकृति और ज़रूरतों का अनुरूप होनी चाहिए। मीन्स वैसी हो जिसको बच्चा पसंद करे। अगर बच्चे की उसमें पसंद होगी तभी उस शिक्षा को ज़्यादा ग्रहण करेगा ना। अगर उसकी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो कैसे आप कह सकते हो कि बच्चा वो टाइम वेस्टेज है। सिर्फ आपको जिस चीज़ में मन है अब वो काम करने को, शुरुआत बिज़नेस करने को या कुछ भी आप घर का काम करने को हो गए इच्छुक, लेकिन जिसमें आपका मन नहीं, आप उस चीज़ को जस्ट एक फॉर्मेलिटी की तरह करते हो, तो क्या है वो एक सही ढंग से बच्चे को आप एक खुला टाइम पीरियड या एक खुला उसको डेवलप होने के लिए समय नहीं दे रहे हो। तो किंडरगार्टन का संकल्प क्या था, उसने 4 से 6 साल की आयु वर्ग के बच्चों को प्रथम किंडरगार्टन खोला था। कब? 1837 में ब्लैकबर्न में। कौन से बच्चे लिए थे ये भी क्वेश्चन बनता है। 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे लिए थे उस अपने किंडरगार्टन खोलने के लिए, और उसे क्या नाम दिया था? बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बच्चों का बगीचा। फ्रोबल ने स्कूलों के बगीचा अध्यापकों को माली और विद्यार्थियों को कोमल पौधे की उपमा दी है। ये क्वेश्चन भी बनता है हमारा कि फ्रोबल ने स्कूल को क्या कहा? बगीचा। अध्यापकों को क्या कहा? माली। और विद्यार्थी कोमल पौधे हैं जिनको एक माली यानी कि अध्यापक पानी देगा और फिर एक बगीचा अच्छी तरह से डेवलप होगा। तो किंडरगार्टन ने एक और बात कही, सृजनात्मकता, कि बच्चे में अपनी कल्पना के प्रभाव में बहने की स्वतंत्रता है। मीन्स उसको वही बात आ रही है बार बार कि बच्चे को आप खुद डेवलप होने दो उसको। नेक्स्ट, किंडरगार्टन की अध्यापिका को निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए। मीन्स उसे गिफ्ट्स और ऑक्यूपेशन के साथ बच्चों के खेल को सावधानीपूर्वक निर्देश करना चाहिए। मीन्स ये नहीं कि बच्चे खेल रहे हैं ठीक है जी बैठ गए, लेकिन आपको बच्चों को देखना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये ना हो एक बच्चा एक दूसरे को मार रहे हों, एक दूसरे पे मिट्टी डाल रहे हों। मीन्स उनको सहानुभूति, विनम्रता और सहयोग जैसे कुछ मूल्य को बच्चों के मन में बिठाना चाहिए।
उन्हें बाहरी अनुशासन की बजाय अनप्रेरित अनुशासन को नियंत्रण होने में प्रेरणा देनी चाहिए। डांट डपट और शारीरिक रूप से सज़ा नहीं देनी चाहिए, बल्कि अनुशासन में रहना व्यक्ति का व्यवस्था के प्रति आदर, सद्भावना और आपसी समझ की भावना पर निर्भर करता है, ना कि किसी बाहरी सत्ता द्वारा निर्देशित होता है। मीन बच्चे को आप बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसको अंदर से एक डिसिप्लिन बच्चा बनाइए, रिस्पेक्टफुल बच्चा बनाइए। उसको अगर आप खुद अपनी तरफ से ज़ोर डालोगे नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, वो बच्चा ज़्यादा करेगा। इसलिए उसको खुद एक आप प्रैक्टिकली एक ऐसा उसके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर दो कि बच्चा खुद सोचे कि हाँ मुझे ऐसे ही करना है, मुझे रिस्पेक्ट करनी है। अगर मैं किसी को प्यार से कोई चीज़ देता हूँ तो वो भी मुझे प्यार से बुलाता है। तो बच्चे को इस तरह खुद एक सिचुएशन क्रिएट कर दो कि बच्चे को लगे ना कि मेरे को ज़बरदस्ती ये चीज़ सिखाई जा रही है। तो इस प्रकार से हमने आज 4 जो हैं बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था को एक अपनी विचार जिन्होंने प्रकट किए हैं उन 4 अपने आज किए हैं। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।